मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स की इस नई श्रृंखला यानी कि पूरा महामंथन है जिसमें हम लोग 7 सेट लेकर के आएंगे और 7 मंथ यानी जनवरी से लेकर के अगले 7 महीनों तक की सारी करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें ओलंपिक्स भी होगा, इलेक्शंस भी होंगे, बजट भी होगा, इंटरिम बजट भी होगा और इसके सहित कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। इसका सेट 1 है ये। इसकी श्रृंखला का नाम है महामंथन। बिना वक्त गवाए आपको स्लाइड नंबर 1 पर लेकर के चलते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बता दूं कि लास्ट 7 मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स आएगी। तो पहली जो खबर है कि इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म द्वारका में बनाया गया। द्वारका सिटी गुजरात में बनाया गया। तो जो द्वारका है बेसिकली इसको आप लोग श्री कृष्ण से लिंक कर पा रहे होंगे। तो जो द्वारिका का मैक्सिमम पोर्शन है वह समुद्र के अंदर चला गया है। तो आप इस सबमरीन टूरिज्म का उपयोग करके आप उस सिटी को भी देखने जा सकते हैं जो कि कहाँ पर है, सी के नीचे है, समुद्र के अंदर है। तो इसको इसमें आपने देखा होगा पीएम मोदी गए भी थे देखने। तो यह इंडिया की फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म है द्वारका सिटी गुजरात में। सेकंड न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने कई बार स्कीम का नाम सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है यह पिंकी बनाई गई है। अब यह पिंकी कौन है? तो पिंकी जो यह आप बच्ची को देख सकते होंगे, यही पिंकी है। इसी का इमेज यूज किया जाता है किसके लिए? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। तो इनको ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें हैं, जैसे इनके नाम से एक शुरू हुआ है स्माइल पिंकी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी स्माइल पिंकी नाम से, जिसको 2008 में ऑस्कर मिला था। यानी कि 2008 में यह उनको ऑस्कर मिल चुका है स्माइल पिंकी नामक डॉक्यूमेंट्री। उसमें भी इसी लेडी के ऊपर, इसी बच्ची के ऊपर बनी थी। अब इस योजना को लॉन्च कब किया गया? तो यह योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। किसके अंदर? 2015 में लॉन्च किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो यही अभी करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो कुछ सारी जानकारियाँ आपको एक साथ देने का प्रयत्न करते हैं। पहले इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए भारत जीपीटी, यानी अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, इसी के साथ एक वेव सी चल चुकी है जीपीटी की दुनिया में। अब ये क्या है इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए भारत ने अपना ही चैट जीपीटी के समक्ष एक भारत जीपीटी बनाया है। ये किसने बनाया है? ये रिलायंस जियो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के बनाया है। अभी एक रैंकिंग भी आई है आईआईटीज़ की, तो उसमें भी नंबर 1 पर आईआईटी मद्रास ही है। संदेश ऐप, यह एक ऐप है जो कि कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप की संचार की सेवाओं को बढ़ाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा संदेश ऐप डेवलप किया गया है, जो कि कम्युनिकेशन की आने वाली बाधाओं को दूर करके कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। अब अलोहा रोबोट जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये गूगल की एक सब्सिडरी है डीप माइंड, उसके और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इन दोनों के कोलेशन से बनाया गया है। क्या है? अलोहा रोबोट। अब इसके अलावा दृष्टि 10 बनाया गया है अडानी डिफेंस के द्वारा, अडानी डिफेंस के द्वारा नेवी के लिए। अब ये दृष्टि 10 है क्या? दृष्टि 10 बेसिकली एक ड्रोन है जो नेवल ड्रोन है, यह निगरानी के लिए काम आएगा। किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी डिफेंस के द्वारा। अडानी डिफेंस, और ये एक लीडिंग कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो। अब इन्हीं आर्मी और नेवी के ही रिलेटेड एक और सवाल है उर्गम। ये क्या है? यह एक असॉल्ट राइफल है। अब असॉल्ट राइफल तो कई हैं इंडिया में, लेकिन यह कंप्लीटली फर्स्ट इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है। भारत में बनी हुई स्वदेशी निर्मित पहली संपूर्ण भारतीय असॉल्ट राइफल किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा बनाया गया है। पहली स्वदेशी, कंप्लीट स्वदेशी असॉल्ट राइफल। अब इसमें इसके अलावा नेक्स्ट खबर, आइंस्टीन प्रोब एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अम्बेडकर स्टैचू यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैचू बनाई गई है। कहाँ पर? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो स्टैचू बनी है, इंडिया की टॉलेस्ट ब्रॉन्ज मेड स्टैचू, यानी तांबे की बनी हुई सबसे बड़ी स्टैचू है। कुवैती दिनार, ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, यानी कि इसके बराबर किसी की भी कीमत नहीं है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि डॉलर है, तो डॉलर इससे बहुत नीचे है। डॉलर की रैंकिंग टॉप 10 के अंतर्गत भी नहीं आती है। एक कुवैती दिनार में 265 इंडियन रुपए आ जाते हैं, तो इतना ही स्ट्रांग है ये। नेक्स्ट स्लाइड है साइक्लोन। अब ये क्या है? एक एक्सरसाइज है, इंडियन और इजिप्ट के मध्य किया जाता है, दोनों की आर्मीज के मध्य किया जाता है साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट के मध्य। अब इसी के एक और है डेजर्ट साइक्लोन, जो होता है वो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। ये देख सकते हैं लास्ट वाला। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए। आप लोगों के मन में डेजर्ट याद आते ही किसी देश का नाम आता होगा तो वो यूएई आता होगा। आप लोग सुनते होंगे वहाँ पर कई सारे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो डेजर्ट जहाँ पर भी लगा हो वो इंडिया और यूएई के मध्य में हुआ है। कहाँ में हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। और साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। अब डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है? इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में ये हुआ है। अब ये इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में हुआ कहाँ है? तो ये अरेबियन सी में हुआ है। कहाँ हुआ है? अरेबियन सी में हुआ है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और
किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अब किर्गिस्तान अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, जब यूएसएसआर टूटा है तब एक किर्गिस्तान भी एक देश बना है। सहयोग कजिन ये किसके बीच में हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में। सहयोग बेसिकली हिंदी शब्द है और कजिन वहाँ का मतलब जापान से रिलेटेड है, तो बेसिकली सहयोग कजिन नाम है इसका, इंडिया और जापान के मध्य में हुआ है। क्यों, क्योंकि काउंटर करना है हम दोनों का कॉमन एनिमी चाइना को। सी ड्रैगन एक एक्सरसाइज हुई है। अब ड्रैगन से इसको समझ जाइए कहाँ पर हुआ होगा, तो ये साउथ चाइना सी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, साउथ चाइना सी में हुआ है। किसके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ ये समझिए किसको काउंटर करने के लिए हुआ है, तो यही चाइना को ही काउंटर करने के लिए हुआ है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और साउथ कोरिया, इन सबकी कंबाइंड फोर्सेस ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज को किया है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में। अब इसमें जो है इंडियन नेवी ने भाग लिया था, बेसिकली समुद्र में होगा तो नेवी ही भाग लेगी। आपको बता दिया, साइक्लोन इंडिया एजेप्ट के बीच में, डेजर्ट नाइट इंडिया यूएई और फ्रांस के बीच में कहाँ पर हुआ, अरेबियन सी में हुआ है। और इसके अलावा खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, सहयोग कजिन इंडिया और जापान के बीच में, सी ड्रैगन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में हुआ। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में फ़र्क है, बेसिकली नॉर्थ कोरिया वो किम जोंग वाला है और साउथ कोरिया उसके पड़ोसी हैं। और डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में हुआ है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, सर एजुकेशन वाला, और उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा उस डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। अब देखिए, अभी एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत रत्न भी दिया गया है स्वामीनाथन जी को कुछ दिन पहले। अब उन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी चलता है, तो यह अवार्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड है। किसको दिया गया है, BR कम्बोज, डॉक्टर BR कम्बोज। अब आपका काम है कि बताना ये BR कम्बोज किस स्टेट के गवर्नर हैं, तो इनको दिया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड। अब जो MS स्वामीनाथन है ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो विलियम गोंड थे, उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम दिया था। और इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हें कहा जाता है। तो इंडिया के कौन थे, MS स्वामीनाथन फादर थे, वर्ल्ड के नॉर्मन बोरलॉग थे। नाम किसने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो विलियम गोंड ने दिया था। और MS स्वामीनाथन के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है, वो किसे दिया गया है, BR कम्बोज को। BR कम्बोज किस स्टेट के आपके वो है राज्यपाल है, वो आपको बताना है। अब एक बात और जान जाइए, विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया जाता है MS स्वामीनाथन जी के नाम पर ही। अब इंडिया के नए एनवॉय कौन बने हैं WTO में, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा, IAS सेंथिल पांड्यान। अब ये पांड्यान जी जो हैं ये WTO के बने हैं, तो WTO से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान जाइए। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्टेबल कब हुआ था ये, तो ये स्टेबल हुआ था 1995 में। उससे पहले एक संस्था होती थी GATT गैट करके, उसी के स्थान पर इसको WTO को बनाया गया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा सेंथिल में। और इसके जो भारत के नए एनवॉय बने हैं वो IAS सेंथिल पांड्यान जी बने हैं। तो यह रही आपका क्या, इंडियन एनवॉय टू WTO IAS सेंथिल पांड्यान। अब पांड्यान जी का नाम याद करने के लिए आपको ओडिशा लेकर के चलते हैं। ओडिशा में ही एक IAS थे, उन्होंने वहाँ की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से प्रभावित कर दी थी, उनका भी नाम पांड्यान था। तो ऐसे ही आप लोग इनका भी नाम याद कर सकते हैं। अब न्यू डायरेक्टर ऑफ ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन न्यू डायरेक्टर बने हैं, तो IAS विकासशील। अब इसको कैसे याद करना है, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास, तो विकासशील जी जो है वही ADB के नए डायरेक्टर बने हैं। अब ADB के बारे में भी कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं, जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में कोई जानना जरूरी नहीं है, बस इतना समझना है कि न्यू डायरेक्टर ADB के कौन है, डॉक्टर विकासशील। कहाँ से आते हैं, भारत से आते हैं। अब इसके अलावा फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर यानी कि फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बने हैं, तो गैब्रियल अटल। अब इनका नाम याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप लोग अटल याद कर लीजिए, तो इनका नाम आपको याद हो जाएगा। अब गैब्रियल अटल, जहाँ पर भी आप लोग अटल देखिएगा और गैब्रियल, तो अटल से आप लोग ये समझ लेंगे कि फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर की अगर कहीं पूछा गया तो आप लोग अटल से बता ले जाएंगे कि यही ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बने हैं, गैब्रियल अटल। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, आप लोग बताइए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उनके बारे में भी डिस्कशन है। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, पर्वतारोहियों को दिया जाता है, बेसिकली साहस दिखाने के लिए। अब तेंजिंग नॉर्वे थे कौन,
बेसिकली एक पर्वतारोही थे जो पहले पर्वतारोही माने जाते हैं, एक ब्रिटिशर्स के साथ गए थे, तो ये दोनों लोग फर्स्ट कहलाते हैं, लेकिन ये भी माने जाते हैं। तो इनके नाम पर ही अवार्ड है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड। ये किसे दिया गया? परवीन सिंह जी को दिया गया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अब किराना घराने की प्रभा अत्रे, तो आप लोग सोच रहे होंगे इनका नाम क्यों है यहाँ पर, तो प्रभा अत्रे जी के बारे में जाना जरूरी है क्योंकि हाल फिलहाल में ही इनका निधन हुआ है। एक किराना घराने से आती हैं, जिसके अब किराना घराने से आती हैं उससे पहले एक जान जाइए कि यह सारे पद्म अवार्ड पा चुकी हैं। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सब कुछ पा चुकी हैं। अब थोड़ा सा किराना घराने के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके फाउंडर कौन थे? अब्दुल करीफ खान। कौन? अब्दुल करीफ खान इसके फाउंडर थे, यहाँ किराना घराने के, अब्दुल करीब खान। तो ये नाम याद रखिएगा, नहीं तो हम जितने भी नाम हैं हो सकता है नाम भी आपको पिन कर दें। डीजी ऑफ एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र सुरक्षा बल जो होती है उसके डीजी कौन बने हैं? आईपीएस दलजीत सिंह उसके डीजी बने हैं। आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी इनका पूरा नाम है, वो डीजी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अब 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरविंद पंगरिया। अब अरविंद पंगरिया का नाम आपने पहले भी सुना होगा, कब सुना होगा? जब नीति आयोग बना था, तो उस नीति आयोग जब बना था उसमें भी इनका नाम बहुत चर्चा में आया था। अब यह क्या बने हैं दोबारा से? तो 16th फाइनेंस कमीशन के यह चेयरमैन बने हैं अरविंद पांगरिया, आईएएस अरविंद पांगरिया। अब नीति आयोग के ये फर्स्ट चेयरमैन थे। क्या थे? नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन थे कौन? अरविंद पांगरिया। अभी क्या इसके बने हैं? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दें। तो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। फाइन, और इसका मतलब आप समझ लीजिए इसके जो मेंबर्स होने चाहिए 1+3 होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स, एक डायरेक्टर होगा और 3 अन्य होंगे। और इसके अलावा इसके फर्स्ट चेयरमैन का नाम अगर हम लोग बात किए तो के.सी. नियोगी। कौन? के.सी. नियोगी। तो इनका नाम आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, फाइनेंस से हम लोग नियोगी रहते हैं तो के.सी. नियोगी हो गए। 280 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 280 में। और इसके फर्स्ट चेयरमैन के.सी. नियोगी थे और के.सी. नियोगी, और 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन बने हैं अरविंद पांगरिया, जो कि फर्स्ट नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे। अब हाथी कम्युनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये सवाल बन सकता है। तो हाथी कम्युनिटी के बारे में क्यों लिखा गया? हाथी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। 21 कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश में आती है। अब सीईओ ऑफ आईओ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर बने हैं अभी। अब इसके अलावा पंचायत से पार्लियामेंट एक प्रोग्राम चलाया गया है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, तो इनके द्वारा कौन सा प्रोग्राम रन किया गया है? पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम। अब इसके अलावा एक और है स्वामित्व स्कीम, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। दिव्य कीर्ति सिंह, अब इनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये खेल से जुड़ी हैं, इक्वेस्टन स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, और ये इक्वेस्टन स्पोर्ट्स की अर्जुना अवार्ड विजेता पहली महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इक्वेस्टन स्पोर्ट्स आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो घोड़े के ऊपर चढ़ के और डंडे से खेला जाता है, सिंपल है। तो ये इक्वेस्टन स्पोर्ट्स की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विनर हैं, दिव्या कीर्ति सिंह इनका नाम है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी। जो इंडिया में मीटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसकी ऑफिस कहाँ बनी है? तो आंध्र प्रदेश में होम मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा चलाया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पर? पीर पंजाल में। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब इसके अलावा लास्ट जो आपको दिख नहीं रहा होगा, जो आपको पीडीएफ में क्लियर रहेगा, तो वो है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये किसने चलाया था? भारत के वाइस प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने चलवाया था इसको, जगदीप धनखड़। अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आपको ही हो जो वही फाइनेंस कमीशन के बारे में ही हो गया, लेकिन अब ये जान जाइए कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं इस बीच में, जिसमें सबसे बेहतरीन अवार्ड जो दिया गया है वो उससे पहले बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। इसमें ड्रामा कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एक ही पिक्चर को मिला है, ये ओपेनहाइमर को मिला है। ये कौन सा अवार्ड है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ओपेनहाइमर को यह अवार्ड मिला है, और इसी के एक्टर हैं कौन? आपके मर्फे, याद कर लीजिएगा, सिलियन मर्फे। तो हम मर्फे सिर्फ लिख दे रहे हैं, पीडीएफ में आपको सब मिलेगा। तो मर्फे इसके एक्टर हो गए, इनको ही मिला है यही अवार्ड। मतलब गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का नाम अवार्ड मिला है सिलियन मर्फे को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को। क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर नोलन को। ये किसके डायरेक्टर थे? ये भी ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर थे। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कोई भी पूछा जाता है तो ओपेनहाइमर फिल्म से ही रिलेटेड, वहाँ के ओपेनहाइमर को बेस्ट ड्रामा कैटेगरी का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर कौन है? मर्फे जी हैं, सिलियन मर्फे। ये भी किसके थे? ओपेनहाइमर के ही थे। और इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन, इनको भी अवार्ड मिला है, ये भी ओपेनहाइमर के थे। ये क्या थे? उसके डायरेक्टर थे। एक बस अलग अवार्ड इसमें इस कैटेगरी में दिया गया है, जो कि एक्ट्रेस का अवार्ड है, वो दिया गया है लिली को, लिली ग्लैडस्टोन। इनको दिया गया है, ये एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, यानी अभिनेत्री का अवार्ड इनको दिया गया है, गोल्डन ग्लोब बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ड्रामा कैटेगरी। अब इसके अलावा कई सारी चीज़ें और हुई हैं इस बार। तो ब्रिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार, ब्रिक्स के रिलेटेड भी इस बार जानकारियाँ अच्छी खासी हैं। तो पहली बात तो जान जाइए ब्रिक्स फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो कंट्रीज़ पहले थी, उन कंट्रीज़ के नाम अगर आपको नहीं याद हैं तो आप लोग इससे ही नाम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी इसमें 3 कंट्रीज़ का एड ऑन हुआ है। करंटली इसमें टोटल 9 कंट्रीज़ हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 9 कंट्रीज़ हो गई हैं। 4 कंट्रीज़ का एड ऑन हुआ है। कौन कौन सी? इजिप्ट, 5 तो ये थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इजिप्ट आया है, इथोपिया आया है, ईरान को लाया गया है इसमें, ईरान और यूएई। ये 4 कंट्रीज़ इसमें ऐड ऑन हुई। नाम नहीं चेंज हुआ है, नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि 5 कंट्रीज़ पहले से थी, जिनका शॉर्टकट से आप लोग याद कर सकते हैं कि उसी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही उसका नाम याद कर लीजिए। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 4 नई ऐड ऑन हुई हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हो गई। ये तो हो गया इसके बारे में बात। अभी स्टेबल कब हुआ था? तो जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो थी वो 2009 थी। क्या थी? 2009। ये तो कंट्रीज़ के बारे में पहले आपको बता दिया, 2009 थी। अब इसका जान जाइए चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन कौन है? तो ये रसिया है। बेसिकली कंट्रीज चेयरमैन होती हैं इसकी, और उसका भी नाम आप लोग इसी के थ्रू याद हो सकते हैं। रसिया के बाद कौन आएगा? इंडिया। तो नेक्स्ट चेयरमैन कौन रहेगा? वो अपना भारत रहेगा, यानी कि इंडिया रहेगा। अब इसमें एक बात और जान जाइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक है एक, इसका स्थापना और इसका जो वो है हेडक्वार्टर, वो सांघाई में है। कहाँ पर? चाइना में। अब इसके अलावा हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अब इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें अगर छूट रही हैं तो हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि एक चीज़ हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें सिटी रैंकिंग जारी की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी जारी किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ बातें समझ लीजिए। इसमें 2 तरीके की रैंकिंग दी गई है। एक सिटी रैंकिंग है। पहले सिटी रैंकिंग तो आप लोग, एक शहर का नाम तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, इतने दिन से सर्वेक्षण जब से आ रहा है। ये टॉपर बना हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ सूरत, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है, सूरत, ये भी आ गया है टॉप पे। इसके अलावा स्टेट रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो स्टेट रैंकिंग में आ गया है महाराष्ट्र, एमपी, और फिर आपका इसी महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, एमपी आपका सेकंड पर है। और सिटी रैंकिंग में दोनों फर्स्ट पर है, इंदौर और सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात। इसके अलावा 9th एशियन विंटर गेम, कौन से? एशियन विंटर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ समझ लीजिए विंटर गेम्स भी हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। 9th एशियन विंटर गेम्स, ये कहाँ पर हुआ है? तो हार्बिन में हुआ है। कहाँ पर? हार्बिन। ये कहाँ पर है? ये चाइना में है। अब इसमें समझ जाइए, इसका जो मेन वाक्य था वो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ड्रीम, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेगा। ड्रीम ऑफ विंटर, लव ऑफ एशिया, लव अमंग एशिया। अब चाइना में हो रहा है, वो लव अमंग एशिया की बात कर रहा है। सब पे कब्जा करने की नीयत रखने वाला लव अमंग एशिया की बात कर रहा है, लव अमंग एशिया। तो ये हो गया इसका मोटो। तो ड्रीम ऑफ विंटर,
लव अमंग एशिया, ये हो गया इसका आपका मॉरल सेंटेंस बोल सकते हैं। और इसका जो आपका मस्कट था वो बिन था। इतना ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बता दे रहे हैं क्योंकि ये भी हुआ है। और नीनी, ये दो थे इसके मस्कट, बिन और नीनी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ा जाए तो एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों ने एक पासपोर्ट इंडेक्स का नाम जरूर सुन रखा होगा, हेनले। कौन सा? हेनले, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये भी आए हैं भैया अभी हाल ही फिलहाल में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब इसमें जो टॉप था, अभी तक तो आपको एक नाम रट गया होगा, जापान जापान जापान, लेकिन इस बार फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन और जापान, ये सारी कंट्रीज़ कहाँ पर आई हैं? फर्स्ट पे आई हैं। फर्स्ट पे आने का मतलब इनका वीज़ा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड में। भारत की रैंकिंग आई है 80, यानी 80वें नंबर पर हम लोग हैं। 80 रैंकिंग पर हम लोग हैं। हमारे कंट्री का वीज़ा 62 कंट्रीज़ में हम लोग वीज़ा फ्री जा सकते हैं। पिछली बार 83 थे, इस बार 80 हो गए हैं। लास्ट रैंकिंग किसका है? ये भी हमारे ही एक नेबरहुड है, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर इस समय तालिबान का रूल है। वो उनकी जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो दुनिया में सबसे ख़राब है। हमारी 80 है, पिछले साल की अगर पूछ लेता है तो 83 थी, इस बार 80 है। जो टॉप कंट्रीज़ है उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, और इसके अलावा आपका सिंगापुर है, और एक तो जापान फिक्स रहता ही रहता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके अलावा और अगर हम लोग नेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करें तो एक और अवार्ड होता है जिसके बारे में पूछा जाता है, तो वो एमए अवार्ड था। हालांकि ये है तो एमए अवार्ड थोड़ा पुराना, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं में है ये एमए अवार्ड। इसमें कॉमेडी सीरीज में पहले हम लोग सिर्फ कॉमेडी की बात करेंगे। कॉमेडी सीरीज की बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो गया है वो द बियर को गया है। किसको? द बियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है। एक्टर का अवार्ड जो गया है वो जेरमी को गया है। जेरमी एलन और वाइट, इनका नाम है जेरमी एलन वाइट, इनको गया है। और एक्ट्रेसेस का गया है, वो गया है ओवेंटा ब्रुनसन को। क्या नाम है इनका? ओवेंटा, ओ है ये, डब्ल्यू ओ, ओवेंटा नाम है इनका। बेसिकली ओवेंटा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जो चीज़ें हैं वो पता रहना चाहिए। ब्रुनसन। एमी अवार्ड का कैटेगरी वाइज पूछ लेता है फिल्म के बारे में, तो ये जेरमी एलन वाइट जो थे ये बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी कैटेगरी, और ओवेंटा ब्रुनसन जो थी बेस्ट एक्ट्रेसेस इन कॉमेडी कैटेगरी, और जो फिल्म थी वो द बियर। इसके अलावा इसमें ड्रामा कैटेगरी में भी अवार्ड दिया जाता है, उसको सुन लीजिए। फिल्म है सक्सेशन, एक्टर हैं आपके किरण कॉल्किन, ये यहाँ के नहीं है, इतना बात याद रखिएगा। किरण कॉल्किन, ये विदेशी सब एक्ट्रेसेस हैं आपकी, सरन स्नूक। तो ये हो गया आपका एमी अवार्ड ख़त्म। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है। एक तो भैया लियोनल मेसी हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ मतलब महीने पूर्व ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, पिछले साल ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। तो लियोनल मेसी को, हालांकि इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है कहाँ हुआ था तो कतर में हुआ था। तो लियोनल मेसी को बेस्ट मेल फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और एथीना, क्या नाम है? एथीना बोनमाटी, ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। इनको फीमेल कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। तो लियोनल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग चलें तो एक एक्सरसाइज छूट गई है, वो समझ लीजिए। उसका नाम चेंज हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अयोध्या, इसका नाम चेंज होकर के अयोध्या कर दिया गया था। अब ये क्या है? ये बेसिकली अयोध्या से आप लोग समझ सकते होंगे कि इसका नाम मिलता जुलता है। तो किन दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ये कल्चरल जो अयोध्या से रिलेशन है, तो इंडिया और थाईलैंड। तो थाईलैंड से कहा जाता है कि प्राचीन संबंध है अयोध्या से। तो ये उस वहाँ पर आपको नाम नहीं था, लेकिन ये नाम अभी आपको बताना जरूरी है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है अयोध्या। अब इसके अलावा अयोध्या से ही याद आया कि एक बुक भी आई है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर की बुक है और नटवर सिंह के साथ इन्होंने लिखी है। अयोध्या से ये नहीं याद आया था, अयोध्या से याद आया कि अयोध्या में बना है राम मंदिर, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। तो राम मंदिर के बारे में क्या चीज़ें समझ लीजिए।
पहली बात तो शैली क्या थी इसकी, तो जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के मंदिर बनते हैं इन सब में नागर शैली रहती है। इतना डिटेल नहीं समझना कि नागर शैली है क्या। कब हुआ था इसका इनॉग्रेशन, तो 22 जैन को हुआ था। और इसके अलावा जो इसका गर्भगृह है, यानी जहाँ पर भगवान विराजमान है, गर्भगृह, इसको कौन सी टाइल्स से बनाया गया है, तो मकारना टाइल्स, मकारना, तो मकारना टाइल्स से। अब मकारना टाइल्स से एक और इमारत का निर्माण हुआ है, उसका नाम है ताजमहल। और इस मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो वो किया है चंद्रकांत बी सोमपुरा ने। चंद्रकांत बी। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि वो योगी राज ने फिर क्या किया था जी, योगी राज जी ने तो उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया था, मूर्ति का डिज़ाइन करते हैं वो, लेकिन मंदिर के निर्माणकर्ता, मंदिर के डिज़ाइन करता चंद्रकांता बी सोमपुरा जी थे। शैली होगी नागर। गर्भगृह को बनाया गया है मकारना टाइल्स से। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसमें जो लेंथ है, यानी कि लंबाई है कुल मंदिर की, वो 360 फीट है। 360 फीट इसकी लेंथ है। और इसके अलावा इसकी हाइट जो है वो 161 फीट है। इसके अलावा इसमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और वो योगी राज जी जो थे वो मूर्तिकार थे बेसिकली। इसके अलावा अभी 26 जनवरी हो चुका है, 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के क्वेश्चंस नहीं आने की संभावना है, लेकिन 26 जनवरी वाले हर हाल में आएंगे। तो इस बार का रिपब्लिक डे स्पेशल था। क्यों था रिपब्लिक डे, क्यों स्पेशल था? क्योंकि ये 75 नंबर का हम लोग का था, यानी 75 साल हो गए हैं हमारे लोकतंत्र के। 75 साल हो गए हैं हमारे लोकतंत्र के। इसका जो थीम था वो क्या था? विकसित भारत, विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दो चीज़ें थी उसकी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो बात भी सही है, लोकतंत्र हमारे यहाँ पर ही है, और कहीं पर लोकतंत्र की इतनी अच्छी आपको दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। तो भारत लोकतंत्र की मातृका, ये जो थे ये इससे रिपब्लिक डे के इस बार के वाक्य थे। अभी हमने आपको पूछा था फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो इमानुएल मैक्रोन, जो कि हमारे रिपब्लिक डे के स्पेशल गेस्ट हैं। पहले बुलाया गया था जो बाइडेन को, जिन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद इमानुएल मैक्रोन ने बुलाया गया था और यह आए भी थे। इसके अलावा जो छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। CK नायडू कौन थे? भारत के पहले क्रिकेट कैप्टन थे। इनके नाम पर एक लाइफ टाइम अवार्ड जारी किया गया है BCCI के द्वारा। इसको इस साल के लिए जो चुने गए हैं वो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर चुने गए हैं। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो आप लोगों के लिए इस बार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक भारतीय ने भी डबल्स जीता है, तो रोहन बोपन्ना। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं, और वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले भी ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। डबल्स की बात किया गया है, डबल्स में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं इस साल, और वो भी जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट है, और वर्ल्ड नंबर 1 भी आने वाले ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अलावा और कोई खबरें हैं तो वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर की जाएगी। इसके अलावा एक और समझ लीजिए, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है हमारे इंडिया में, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी एक चेंज हुआ है। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है पहले क्या थी? पहले तो 6 थी। कौन सी? T2, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इस मौका भी करके याद कर सकते हैं, या तो ऐसे याद कर सकते हैं, पहले जो थी T2 इस मौका, या T2 स्मोक। T2 से तमिल और तेलुगु। भारत में 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनको T से नाम है, जिनका प्रायिकता से जिनको लिया जाता है, तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। S फॉर हो गया भारत की सबसे प्राचीनतम, वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत। M फॉर मलयालम, O फॉर ओडिया, और K फॉर कन्नड़ा। अब कन्नड़ा, ओडिया, मलयालम, संस्कृत, तमिल और तेलुगु, ये तो पहले से 6 थी। अब पहले से अब इसमें 3 नई एड ऑन कर दी गई हैं। 3 जो नई एड ऑन की गई हैं वो कौन है? वो PPP हैं। PPP यानी कि कौन सी भाषाएं हैं ये? प्राकृत, पाली और पर्शियन।
पाली और पर्सियन। पर्सियन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा पर्सियन को इंडिया में क्यों ऐड ऑन किया गया है। तो पर्सियन बेसिकली जो पारसी लोग हैं वो ईरान के नेटिव्स हैं, लेकिन अब पारसी लोग ईरान में ही नहीं बचे हैं क्योंकि ईरान का हो चुका है इस्लामीकरण। तो इस ईरान से जो पारसी भगे थे वो भारत में आए हैं और भारत में ही पारसी समुदाय के कुछ जो लोग बचे हैं वो भारत में ही पारसी समुदाय के लोग बचे हैं। भारत के सबसे समृद्ध लोगों में भी पारसी समुदाय के लोग आते हैं और भारत की विकास में भी अपना वो अहम योगदान देते हैं। तो उनकी एक भाषा है पर्सियन। पर्सिया बेसिकली पारसी लैंग्वेज भी बोला जाता है इसे, तो इसको भी ऐड ऑन किया गया। तो अब टोटल 6 + 3 हो गई हैं। 6 कौन सी, टी स्क्वायर और स्मोक, यानी कि टी स्क्वायर में कौन, तमिल तेलुगु, स्मोक में कौन कौन आपका संस्कृत, मलयालम, ओडिया और कन्नड़ा। अब पीपीपी हो गई हैं कौन सा, प्राकृत, पाली और पर्सियन, ये सब खत्म हो चुका। इसके अलावा कुछ आपको नहीं पता करना है। अब नेटो रिलेटेड एक सवाल आपको बता करके चले जाते हैं। नेटो जो है वो 1949 में बना था और इसके अलावा नेटो से रिलेटेड भी आपको सवाल नेक्स्ट वीडियो में ही, नेक्स्ट ही क्लास में पता चलेंगे। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। उससे पहले एक बात समझ लीजिए, जो पिछला विंटर ओलंपिक्स हुआ था उसमें साहिल ठाकुर एकमात्र भारतीय थे। तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है, तो साहिल ठाकुर उनका नाम है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ अब जो भी है वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर होंगी। इसके अलावा एक योजना है, उस योजना के बारे में जानकारियाँ जुटाइएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। कौन सी, पीएम सूर्योदय योजना, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। सोलर पैनल रिलेटेड योजना है, तो आपको पता करना है कहाँ पर योजना शुरू की गई है, कैसा बेनिफिट रहेगा, कितने यूनिट तक बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये हाल फिलहाल के पेपर्स में पूछा गया था एक, तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा शुरू किया गया था। बस इतना ही जानकारी अभी आपके पास रख रही है और नेक्स्ट वीडियो में और समृद्ध जानकारियों के साथ मिलेंगे। 7 कंप्लीट सेट्स रहेंगे आपके महाबंधन सीरीज के, और महाबंधन सीरीज खत्म करने के बाद करंट अफेयर्स खत्म। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।